हेलो एवरीवन। आज हम मेमोरी कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर की जो जो मेमोरीज होती हैं उन सब के बारे में हम ब्रीफ में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं रोम पे, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, सो अगर देखा जाए ये देखने में कैसी है तो इस तरह की होती है, ब्लैक कलर की अ, होती है ये। और इस तरह से इसके ऊपर ये पिन लगे रहते हैं। ठीक है, ये मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है। अभी यहाँ पे थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ मैं, पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है, इसको इनबिल्ट सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस भी कंपनी का लैपटॉप है या कंप्यूटर है, उन सब में कुछ इंस्ट्रक्शन पहले से रोम के अंदर डाली गई होती है, उसके अकॉर्डिंग ही ये काम करता है। ठीक है, कंप्यूटर या लैपटॉप बेशक आपने खरीद लिया है, बट फिर भी ये आपका कहना नहीं मानेगा, ये उसी कंपनी का कहना मानेगा जिसका ये कंप्यूटर है, क्योंकि वो जो रोम है जिसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन लिखी गई है ये उसी कंपनी ने लिखी है। ठीक है, जिसने भी लिखी है उसी के अकॉर्डिंग मतलब वैसे ही ये काम करेगा। और जो रोम है ये परमानेंट होती है और नॉन वोलाटाइल रहती है। ठीक है, नॉन वोलाटाइल मतलब इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। इसके अंदर जो कुछ भी लिखा गया है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, इसकी जो याददाश्त है वो काफी स्ट्रांग होती है। इसको फर्मवेयर भी कहते हैं, क्योंकि फर्मवेयर का मतलब हम बोलते हैं ना दृढ़ संकल्प। ठीक है, इट इज माई फर्म डिसीजन टू परफॉर्म दिस टास्क, इस तरह से मतलब जो डायलॉग वगैरह रहते हैं कि मैंने निश्चय कर लिया कि ये काम मैं करूंगा ही करूंगा। ठीक है, तो उसी तरह से ये रीड ओनली मेमोरी होती है, इसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन डाल दी गई होती है कि आपको बस यही काम करना है, तो हर बार ये वही काम करती है और इसके अलावा और कुछ भी परफॉर्म नहीं करती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि रोम कहाँ जैसे है, एक मिनट किएगा जरा। हाँ, ये आपका मदरबोर्ड है और इसके ऊपर ये वाला हिस्सा, ये जो चिप लगा है ये है रोम चिप। ठीक है, इसके अंदर सारे इंस्ट्रक्शन लिखी गई होती है और इसके अंदर जो कुछ भी लिखा गया होता है ये वही परफॉर्म करता है। ठीक है, इसके अलावा इसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। ठीक है, अभी आप लोग ये मत समझना कि जो रीड ओनली मेमोरी रोम होती है सिर्फ कंप्यूटर के अंदर ही होती है। हमारी डे टू डे रूटीन में जो भी हम चीजें यूज करते हैं उनमें भी काफी जगह जो है रोम को यूज किया जाता है। तो इसका एक एग्जांपल है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में आपने देखा होगा कि जो भी टाइम सेट कर दिया जाता है ना, जैसे आपने सेट किया है 10 मिनट, तो 10 मिनट के लिए वो मशीन जो वो कपड़े धोती रहती है। ठीक है, 10 मिनट के बाद मतलब जैसे ही कंप्लीट होंगे वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। आपको इसकी जरूरत नहीं है कि 10 मिनट बाद आपने बंद करना है। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो जो भी कंपनी इस वॉशिंग मशीन को बनाई है उन्होंने इसके अंदर एक रोम सेट कर दिया है। ठीक है, उस रोम के अंदर ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि जो भी टाइम सेट किए कर दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग जो है आपने कपड़ों की धुलाई करनी है। ठीक है, सपोज आपने 10 मिनट यहाँ पे फीड किए हैं कि 10 मिनट बाद मेरी मशीन जो वो बंद होनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली 5 मिनट कपड़े धोने के बाद जो लाइट चली जाती है। ठीक है, अब उसके बाद लाइट चाहे 10 मिनट बाद आए, चाहे 1 घंटे बाद, चाहे 2 दिन बाद आए, चाहे 10 दिन, चाहे आए 1 साल बाद, जब भी लाइट आएगी या आप उस मशीन को चलाओगे वो तब नेक्स्ट के जो 5 मिनट है उसको कंप्लीट करेगी। ऐसा नहीं है कि आपने 10 दिन बाद उस मशीन को ऑन किया तो वो जीरो से स्टार्ट करेगी, जीरो से नहीं करेगी, क्योंकि 5 मिनट तो वो ऑलरेडी चल पड़ी है, चल चुकी है शुरू से ही। ठीक है, तो जो नेक्स्ट 5 मिनट बचे हैं वहीं से चलना शुरू करती है। ठीक है, इतनी मतलब इसकी याददाश्त इतनी परफेक्ट होती है कि जो भी टाइम आप सेट करोगे उसके अकॉर्डिंग ही ये काम करती है। ठीक है, तो इस सब काम को करने के लिए हमें रीड ओनली मेमोरी की जरूरत
पढ़ती है। इसके अंदर आप जो एक बार लिख देंगे वो उसके अकॉर्डिंग ही काम करती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये आपने देखा होगा गाड़ियों में, जैसे यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड को जब गाड़ी टर्न करती है तो ये लाइट जलेगा, जब राइट साइड में जलेगी तो ये लाइट जलती है, ठीक है। स्पीड वगैरह सब यहाँ पे दिखा देता है, आपने सीट बेल्ट पहना है नहीं पहना है, सब कुछ जो है वो सामने इंडिकेट कर देता है गाड़ी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे भी रोम सेट करके रखा है। रोम के अंदर ये सब इंस्ट्रक्शन पहले से लिखी गई है कि जब गाड़ी तरफ को टर्न करेगी तब आपको कौन सी लाइट जलानी है, स्पीड को कैसे शो करना है, ड्राइवर ने सीट बेल्ट पहनी है या नहीं पहनी, वो सब कुछ यहाँ पे इंडिकेट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट ये रिमोट है। अब आपने देखा होगा कि रिमोट पे जब आप 3 दबाते हैं तो वो 3 ही दबाता है, 8 क्यों नहीं दबाता, 5 क्यों नहीं दबाता, मतलब 3 दबाया तो 3 लिखेगा ना, ये ऐसे क्यों करता है, रिमोट को क्या पता कि ये बटन 3 है। क्योंकि जिस भी कंपनी का ये रिमोट है उसने अपने रोम के अंदर ये इंस्ट्रक्शन लिखी है कि जब भी कोई यूजर इस 3 को क्लिक करेगा तब यहाँ पे आपने 3 ही लिखना है। जब यहाँ पे क्लिक करेगा तो ये सपोज वॉल्यूम कम करने के लिए है इंस्ट्रक्शन, तो ये वॉल्यूम को कम करेगा। हाँ, अगर गलती से जिसने कंप्यूटर सॉरी रिमोट बनाया है उसने 3 की जगह यहाँ पे 8 लिख दिया है, तब आप 3 दबाओगे तब भी ये 8 ही लिखेगा, ठीक है। फिर ये ओवन है, माइक्रोवेव, इसमें हम खाना गर्म करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी देखो आप टाइम सेट कर दो कि 5 मिनट तक कोई भी चीज जो गर्म करनी है, खाना गर्म करना है, तो ठीक 5 मिनट बाद ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। इसको आपको बताने की जरूरत नहीं है कि अब 5 मिनट हो चुकी है और अब इसको बंद कर दो। तो इस तरह के काम के लिए जहां पे याददाश्त की जरूरत रहती है और ऐसे इंस्ट्रक्शन जिनको मिटाना नहीं होता है, वो परमानेंट काम करती है और करती रहे, इन काम के लिए हम रीड ओनली मेमोरी रोम का यूज कर। नेक्स्ट हम रोम के पार्ट देखेंगे कि रोम किस टाइप की होती है, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारे पास प्रोम, जिसका फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब इस रोम के अंदर एक प्रोग्राम रहता है जिसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई होती है, ठीक है। उन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही ये सब काम करता है और ये जो इंस्ट्रक्शन है वो परमानेंटली इसके अंदर स्टोर रहती हैं और किसी भी तरीके से इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शुरू शुरू में जो नोकिया के मोबाइल आए थे तो आपने देखा था कि जब भी उसको स्टार्ट करते हैं तब वो स्टार्टिंग में लिखता है नोकिया कनेक्टिंग पीपल और 2 हाथ होते हैं और वो जो हैंडशेक करते थे, ठीक है। अब उसको हम मिटा तो नहीं सकते, जब भी आप फोन ऑन करोगे तो वो वैसे का वैसे, चाहे हमें पसंद हो चाहे ना हो, हमें इसी तरह से ही वो हर बार हाथ मिलाता हुआ दिखेगा और नोकिया कनेक्टिंग पीपल लिखेगा ही लिखेगा, ठीक है। सो प्रोम के अंदर जो भी कुछ लिख दिया जाता है प्रोग्रामेबल रोम के अंदर, उसको हम किसी भी तरह से मिटा नहीं सकते। और इसके और भी एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, आपने अलग अलग कंपनी के लैपटॉप देखे हैं या कंप्यूटर्स देखे हैं या इवन मोबाइल देखे होंगे, ठीक है। जब भी वो स्टार्ट होते हैं तो सबका मतलब स्टार्ट होने का अपना अलग से बूटिंग प्रोसेस होता है, अलग तरीके से स्टार्ट होते हैं और अपनी ही कंपनी का लोगो वो दिखाते हैं। वीवो का फोन यूज करोगे तो वो वीवो का जो लोगो होता है उसी को शो करेगा, ठीक है। तो उसको आप जो वो चेंज नहीं कर सकते, जैसे उसके अंदर इंस्ट्रक्शन दी गई है वो उसी तरह से स्टार्ट होगा और उसी तरह से ही वो काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इप्रोम के ऊपर, ठीक है। ये भी है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, बट इसके साथ में लगा है ई, ठीक है। इस ई का मतलब है इरेजेबल। इरेजेबल मतलब इसके अंदर जो भी मेमोरी या इंस्ट्रक्शन दी गई है उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। प्रोम में किसी भी टाइप का कोई हम चेंज नहीं कर सकते, इप्रोम में हम चेंज कर सकते हैं बट वो चेंज करना काफी डिफिकल्ट रहता है, ठीक है। सपोज आप कंपनी हर एक कंपनी का कोई भी जैसे एक मोबाइल आया है फिर उसका अलग वर्जन फिर अलग सीरीज आती है, तो उनको हर बार अपना लोगो चेंज करना रहता है। अब एक ही लोगो थोड़ा ना दिखाते, बार बार कुछ ना कुछ
बूटिंग प्रोसेस कुछ डिफरेंट करना होता है, तो उसको चेंज करने के लिए इनको क्या करना पड़ता है, रोम को बाहर निकालना पड़ता है और इलेक्ट्रोवायलेट रेज के द्वारा उन पुराने वाली इंस्ट्रक्शन को मिटाया जाता है, फिर उसके अंदर नई इंस्ट्रक्शन डाली जाती है। ठीक है, यानी जो पहले की याददाश्त थी उसको मिटाया जाता है, फिर उसके अंदर नई याददाश्त डाली जाती है। यानी इसमें हम रोम की याददाश्त को मिटा सकते हैं, बट ये काम थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। इसके बाद हम लास्ट में आ जाते हैं इपरोम। ठीक है, इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन दी गई होती है या रोम का जो डाटा होता है उसको इरेज करना इजी रहता है। ठीक है, इरेज कर सकते हैं और काफी इजी रहता है। सो इसमें देखो, पहले वाला स्टार्टिंग में तो वैसे ही है ना, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ये नेक्स्ट ई लगा दिए, एक एक्स्ट्रा ई। ठीक है, इसका मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा किसी भी टाइप की मेमोरी को रिमूव किया जाता है और उसमें एक नई मेमोरी डाली जाती है। ठीक है, पुराने डाटा को डिलीट किया जाता है और नया डाटा डाला जाता है, और ये काम काफी इजी रहता है। एक बार फिर से देख लो, रोम के 3 टाइप है प्रोम, जिसमें एक बार जो इंस्ट्रक्शन लिख दी गई है वो फाइनल होती है, उसको किसी भी तरह से हम चेंज नहीं कर सकते। सेकंड में आती है इप्रोम, इसमें चेंज कर सकते हैं बट ये प्रोसेस काफी डिफिकल्ट रहता है। इसमें पहले रोम को बाहर निकालना पड़ता है, फिर इलेक्ट्रा वायलेट रेज के द्वारा पुरानी इंस्ट्रक्शन को मिटा के नई लिखी जाती है। और लास्ट में आता है ई प्रोम, इसमें इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा हम पुरानी वाली इंस्ट्रक्शन को हटा के नई इंस्ट्रक्शन इसमें डाल सकते हैं। रोम के बाद हम रैम की बात करते हैं। रैम इस तरह की होती है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसको हम थोड़ा इस तरह से समझते हैं, ये इतनी सारी फाइल्स रखी हुई है ना, ये दिख रही है आपको, तो ये समझ लो कि ये सारी आपकी है हार्ड डिस्क। क्या है? हार्ड डिस्क। इसमें अलग अलग टाइप की फाइल्स रखी होती है, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, प्रेजेंटेशन, एक्सेल, सारी टाइप की। और ये ऑफिस है। ठीक है, इस टेबल के ऊपर किसी कोई बंदा बैठा है, उसको यहाँ पे काम करना है। ठीक है, तो जिस भी फाइल पे उसको काम करना है वो उसको वहां से उठाएगा और इस टेबल पे लेके आएगा। ठीक है, यानी उसको उठाएगा, इस टेबल पे लेके आएगा। समझ रहे हैं? यानी जो भी उस काम इस पर्सन को करना है वो सारा डाटा कहां पे रखेगा? यहां रखेगा। तो ये जो एरिया है जहां पे काम किया जाता है, कोई किसी भी एप्लीकेशन को उठाया जाता है, या कोई वीडियो फाइल हमें रन करनी है, उसको हार्ड डिस्क से उठा के जिस जगह पे लाया जाता है उसको बोलते हैं रैम। ठीक है, सो रैम का यूज होता है किसी भी प्रोसेस को प्रोसेस को रन करने के लिए हम रैम का यूज करते हैं। जैसे हमें ऑडियो फाइल चलानी है या वीडियो फाइल चलानी है, तब हम रैम का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये हार्ड डिस्क तो काफी बड़ी है, बट ये जो रैम हम शो कर रही है छोटी है ना, तो इसमें थोड़ी फाइलें आएगी। कितनी? 10 या 12 फाइलें आ सकती हैं, इससे ज्यादा नहीं आएंगी। ठीक है, अब रैम जितनी बड़ी होगी उतनी ही ज्यादा फाइल्स को हम जो है एक टाइम पे रन कर सकते हैं, या उतने ज्यादा प्रोसेसेस को हम एक साथ रन कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे आपके मोबाइल की जितनी बड़ी रैम होगी वो उतने ज्यादा प्रोसेस होगा। सपोज यहाँ पे पहले आपने एक सॉन्ग चलाया है, फिर एक्सेल की फाइल खोली है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, कैलकुलेटर ओपन किया है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, कोई मूवी, सॉन्ग या किसी भी टाइप की फाइल आपने डाउनलोडिंग लगाई है, उसको मतलब वो भी सेम टाइप पे काम कर रहा है। ठीक है, थोड़ी देर बाद आपका मन करता है कि गेम खेलनी है, आप गेम भी स्टार्ट कर दो, यहीं पे बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहेगा, डाउनलोडिंग चलती रहेगी, और कोई भी एप्लीकेशन जैसे एक्सेल की फाइल, पीपीटी वगैरह किसी पे भी आप काम कर रहे हो वो भी बैकग्राउंड में ओपन रहेगी। फ्रंट में सबसे आगे आपने गेम चलाई है तो वो गेम चल रही है। ठीक है, बोलने का मतलब कि आपकी रैम जितनी बड़ी होगी उतना ही बढ़िया आपका जो लैपटॉप है और फोन है वो अच्छे से परफॉर्म करेगा।
ठीक है। तो रैम का बेसिकली काम होता है हार्ड डिस्क से किसी भी प्रोसेस को उठाना और अपने अंदर लेके आना, और वही से सारी चीजें जो है वो रन होती हैं। ठीक है। ये जो रैम है इसकी स्पीड जो वो ज्यादा होती है। अगर स्पीड ज्यादा है तो नेचुरली बात है कि इसकी जो प्राइस है वो भी ज्यादा ही रहेगी। बट इसका मतलब क्या फीचर समझ लो या ड्रॉबैक कुछ भी, ये जो होती है वोलेटाइल होती है। ठीक है। वोलेटाइल का मतलब है कि ये जो मेमोरी है ये थोड़े टाइम के लिए रहती है। ठीक है। इसके अंदर जो भी एप्लीकेशन आपने ओपन की है, सपोज आपने कोई गाना चलाया है, 6 मिनट का गाना है, 2 मिनट आपने सुन लिया है, उसके बाद अगर आप उसको क्लोज कर देते हो, दोबारा चलाएंगे तो वो सब भूल चुका होता है कि 2 मिनट पहले चल चुका था। ये सब उसको कुछ भी याद नहीं रहता। ठीक है। तो वो जो सॉन्ग है वो शुरू से चलेगा, जीरो से। समझ रहे हैं। और इसका कनेक्शन सीधा होता है पावर के साथ। ठीक है। पावर मतलब सपोज आप कोई वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं। ठीक है। वीडियो एडिटिंग करते करते आपने 10 मिनट की वीडियो एडिटिंग कर ली है और उसके बाद कुछ और कर रहे हैं, बट अचानक लाइट चली जाती है। अगर लाइट चली जाती है तो जो भी काम आपने किया है वो डिलीट हो जाता है। ठीक है। कोई भी एप्लीकेशन आपने ओपन की है रैम के अंदर किसी भी टाइप की, जैसे ही उसको आप क्लोज करोगे या लाइट चली जाती है तो वो सारा काम क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है। सपोज आपने ये पेंटिंग बनाई है, पेंट पे बना रहे हैं या फोटोशॉप पे कहीं पे भी। ठीक है। लाइट चली गई तो ये जो भी डिजाइन बनाया है ये सारा मिट जाएगा अगर आपने इसको सेव नहीं किया है। ये कैलकुलेटर है, इसमें सपोज किसी भी टाइप की कैलकुलेशन की है मैंने और ये आंसर आ रहा है। जैसे मैं कैलकुलेटर बंद करूंगा ये भूल जाएगा, जीरो से स्टार्ट करेगा सब कुछ। जो भी करवाना है शुरू से करेगा। ठीक है। पुरानी वाली सारे वो सब कुछ भूल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम रोम और रैम, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी जो मेमोरी है वो वोलेटाइल होती है, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। काफी स्टूडेंट जो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि रोम वोलेटाइल है या फिर रैम वोलेटाइल है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा ट्रिक दिखाऊंगा आपको कि कैसे आप पता लगाओगे कि कौन सी मेमोरी जो है वो वोलेटाइल है। ठीक है। वोलेटाइल का मतलब होता है इरेजेबल, यानी जिस मेमोरी को मतलब डिलीट हो जाती है या डिलीट कर दिया जाता है। ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे। अब देखो ऊपर लिखा है ROM, ओ को वी नहीं बना सकते ना हम, वोलेटाइल ही बताना है ना हमें वोलेटाइल कौन सी है। और जो ए है सेंटर में लिखा है ए, इसको देखना आप उल्टा करके क्या बनेगा, वी बन रहा है या नहीं बन रहा है। एक ट्रिक बता रहा हूं आपको याद करने के लिए। जो रैम है उसके बीच का जो ए है उसका हम वी बना सकते हैं उल्टा करके, वी की तरह दिख रहा है कि नहीं। और V स्टैंड्स फॉर वोलेटाइल। सो ये आपको ये ट्रिक दे दिया कि जो रैम है वो वोलेटाइल है। इसकी याददाश्त थोड़े समय के लिए ही रहती है, जितनी देर आप किसी प्रोसेस या एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं उस टाइम तक ही इसको वो याददाश्त रहती है कि ये क्या कर रहा है। जैसे ही आपने उसको बंद किया सब कुछ भूल जाता है ये। ठीक है। और एक और लिखना यहाँ पे, R से R कट गया, M से M कट गया, अब बचे O और A। O को तो V बना नहीं सकते, A से बन जाएगा ना V उल्टा करके। तो इसलिए आपने याद रखना कि जो रैम है वो वोलेटाइल होता है। ठीक है। अब देखो रैम के अंदर हम कुछ भी करते हैं वो डिलीट हो जाता है, किसी भी टाइप के चेंजेस। कोई गाना चला रहे हैं, मूवी चला रहे हैं, बीच में लाइट चले जाए या हम बंद कर दे तो वो जीरो से स्टार्ट होती है। ठीक है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उन चीजों को सेव करके रखना पड़ता है। और सेव कहां होगी, हार्ड ड्राइव में। ठीक है। हार्ड ड्राइव में किसी भी चीज को सेव करने के लिए हम सबसे पहले सेव एज का यूज करते हैं। ठीक है। सेव एज में क्या होता है, सपोज आपने एक्सेल में कोई फाइल बनाई, किसी भी तरह की छोटी मोटी फाइल बनाई, जब फर्स्ट टाइम सेव करेंगे तो वो सेव नहीं आएगा, सबसे पहले आएगा सेव एज।
सेव एज में वो आपसे लोकेशन पूछता है, फिर वो फाइल का नाम पूछता है कि यहाँ पे क्या नाम देना है, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम जब हम उस फाइल में किसी भी टाइप का चेंज करते हैं तब हम सेव का यूज करते हैं, ना कि सेव एज। सेव एज का यूज तब करते हैं जब हमें मतलब उसकी लोकेशन, सेविंग लोकेशन चेंज करनी हो या फिर नाम चेंज करना हो, और पुराने वाले में जो हमने चेंज किए हैं उन्हीं चेंजेस को आगे दिखाने मतलब मर्ज करने के लिए हम सेव का यूज करते हैं। चलो आगे देखते हैं हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कितने टाइप की होती है। तो यहाँ पे दो टाइप की लिखा है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, ठीक है। डायनेमिक रैम वो रैम होती है जिसको हम ज्यादातर यूज करते हैं, काफी ज्यादा। उसमें एप्लीकेशन प्रोसेस आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, ठीक है। जिस भी चीज को आपने यूज करना है, आपने मूवी चलानी है, रैम डायनेमिक रैम में आ जाएगी। कोई फाइल ओपन करनी है, रैम में आ जाएगी, ठीक है। कोई सॉन्ग चलाना है, डायनेमिक रैम में आ जाती है, ठीक है। और स्टैटिक रैम हम तब यूज करते हैं जब कोई भी काम या प्रोसेस है उसको हम बिल्कुल फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कैलेंडर ले लो या फिर टाइम, ठीक है। आपने देखा होगा कि एक तो लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल सब पे टाइम जो है ऑटोमेटिकली ही सही दिखाया जाता है, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो अब देखो आपका जैसे लैपटॉप है, आज आप यूज कर रहे हैं, आज है 23 जनवरी, अभी सपोज 9:30 बज रहे हैं। 9:30 बजे आप लैपटॉप को बंद कर देते हैं और 10 दिन बाद लैपटॉप को ओपन करते हैं, तो 10 दिन के बाद जो भी डेट आएगी उसको लैपटॉप दिखाएगा, जो टाइम होगा उसको भी एग्जैक्ट दिखाएगा, तो वो भूलता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के चेंजेस को दिखाने के लिए आप चाहे उस लैपटॉप को 10 साल बाद भी ओपन करोगे तब भी वो सही डेट और टाइम दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरह के चेंजेस को दिखाने के लिए हम स्टैटिक रैम का यूज करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जो स्टैटिक रैम है जब हम इसको चेंज करते नहीं, क्योंकि टाइम और डेट हम चेंज तो करते नहीं है, तो इसको जो कंपनी वाले हैं वो रोम में क्यों नहीं देते हैं? वो इसलिए क्योंकि हर इंसान की अपनी अलग अलग आदत होती है, ठीक है। कोई चाहता है कि मेरा जो लैपटॉप का टाइम है 10 मिनट आगे दिखाना चाहिए या 10 मिनट पीछे दिखाना चाहिए, करते हैं कि नहीं? अपनी मर्जी से मतलब आप उसको चेंज कर सकती है अपने हिसाब से, ओके। तो इस तरह के चेंजेस को रिफ्लेक्ट करने के लिए हम स्टैटिक रैम का यूज करते हैं। मतलब ये जो सेटिंग्स है वो बड़ी फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होती है, ठीक है। इनको चेंज करने के लिए हम थोड़ा टाइम लेते हैं। ये रैम के टाइप्स हैं, DDR1 2 3 एंड 4, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा ये किसके टाइप हैं तो रैम के टाइप बताना है। और सबसे बढ़िया रैम कौन सी है, तो ये तो नेचुरली बात है कि जो चीज सबसे लास्ट में आई है वही बढ़िया होगी, ठीक है। तो DDR4 जो है वो सबसे बेस्ट है यहाँ। तो ये डेफिनेशन है, समझा तो दी है मैंने, बट अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो यहाँ से लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड बताऊंगा इसको, ठीक है। ये सिंपली इसका फुल फॉर्म लिखा है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है ये, ठीक है। और रोम जो वो रीड ओनली मेमोरी होती है। ये दोनों ही मेमोरी आपकी कंप्यूटर में ही होती है, ठीक है, कहीं बाहर नहीं होती है। रैम जो वो वोलेटाइल है, यानी थोड़े टाइम के लिए किसी भी फाइल, इंस्ट्रक्शन या फिर एप्लीकेशन को ओपन करती है। इसमें किसी भी टाइप का डाटा जो वो टेम्परेली स्टोर रहता है जितनी देर आप उसको यूज करोगे, ठीक है। और जो रोम एंड नॉन वोलेटाइल है, इसमें किसी भी तरह के चेंजेस किए जाते हैं वो परमानेंटली कंप्यूटर के अंदर स्टोर रहते हैं, ठीक है। सो रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, जिसका मतलब है कि इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है, जैसे ही आप किसी प्रोसेस को रीस्टार्ट करते हो या बंद कर देते हो तो वो सारा डाटा जो वहां से इरेज हो जाता है, ठीक है। और इसमें किसी भी मतलब इलेक्ट्रिक करंट वगैरह से इंस्ट्रक्शंस को डाला जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हट जाता है, यानी लाइट चली जाती है, तो वो इंस्ट्रक्शन भी ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है, ठीक है। ये कुछ खास नहीं है, ये दिख लेना ऐसे ही। और ये रोम है, ये नॉन वोलेटाइल होती है, मतलब इसके अंदर जो
इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन एक बार डाल दी जाती है तो वो परमानेंटली स्टोर रहती है, और इसको चेंज कर सकते हैं बट थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, ठीक है। बट आजकल तो इजी हो गया ईप्रोम का यूज करके, ये सब छोड़ो आप। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्ड डिस्क की, ठीक है। हार्ड डिस्क, ये जो दिख रही है ना आपको हार्ड डिस्क, ये काफी हार्ड होती है, ठीक है। और इसके अंदर ये सीडी रहती है, डिस्क जिसको बोलते हैं डिस्क। जब जब आपका कंप्यूटर ऑन होगा ये घूमती रहेगी घूमती रहेगी घूमती रहेगी, ठीक है। और ये यहां से ये ड्राइव है, ये ड्राइव करता है इसको, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे दिखाता हूं मैं आपको। जब भी आपको कोई फाइल ओपन करनी होती है तो इस डिस्क से आ जाती है यहां रैम के अंदर, यहां रैम के अंदर, ठीक है। किसी भी टाइप का, मतलब आपको कोई गाना चलाना है, गेम ओपन करनी है, ये वीडियो चलाना है, वो सारा कहाँ आ जाता है, रैम के अंदर, ठीक है। और जब भी मतलब कुछ भी आपने ओपन करना है तो ये डिस्क जो हमेशा घूमती रहती है घूमती रहती है और घूमती ही रहती है, क्योंकि काम करना तो कभी इस फाइल को दो कभी उस फाइल को दो, कभी ये गाना चलाओ कभी वो गाना चलाओ, कभी इस एप्लीकेशन को ओपन करो, ये सारे काम जो है ये करती है हार्ड डिस्क। हमारा जितना भी डाटा है, लचर कचर पचर कुछ भी, कोई भी डाटा है हमारा, सारा का सारा इस हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर रहता है, ठीक है। ये HDD लिखा है, इसका फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। मतलब ये हार्ड होती है, इसके अंदर डिस्क होती है और एक ड्राइव होती है, मतलब उसको घुमाता रहता है, ये चलाता रहता है, ठीक है। अब देखो ये जो हार्ड डिस्क होती है इसकी स्पीड जो वो कम होती है और इसका साइज काफी ज्यादा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर भी ये काफी ज्यादा कंज्यूम करता है, क्योंकि ये हार्ड डिस्क जो लगातार घूमती रहती है और लगातार काम करती रहती है, ठीक है। काफी बिजी रहती है ये, इस वजह से जो इसका पावर कंजम्पशन की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा रहती है, ठीक है। अब ये जो HDD है 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक तो ठीक ठाक काम करती है। अगर इससे ज्यादा हीट अप हो जाए तो इसमें फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। काम करना थोड़ा गड़बड़ा जाता है ये, और इसीलिए हार्ड डिस्क के पास एक फैन लगा होता है जो कि इसको कूल करता रहता है, ठीक है। और ये स्पेस भी काफी ज्यादा लेती है, ओके। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं SSD की, जिसको बोलते हैं हम सॉलिड स्टेट ड्राइव। इस तरह की दिखती है, ठीक है। अब जो HDD थी ना, उसमें ये डिस्क थी जो घूमती रहती थी। अब इस डिस्क की जगह किसने ले ली है, ये जो चिप्स पड़े हैं ये दिख रही है, ये इन चिप्स में सारा डाटा स्टोर रहता है, ठीक है। ये HDD से काफी ज्यादा फास्ट होती है, ओके। हर एक काम को कुछ भी आपने चलाना हो फटाक से चला के दे देगी। सपोज कोई मूवी है, अगर आप HDD में प्ले करोगे तो उसको स्टार्ट होने के लिए कुछ टाइम लेगी या थोड़ा बफर होके चलेगी कोई वीडियो, और जो एसडीडी में डाला होगा डाटा उसको जैसे क्लिक करेंगे वैसे फटाक से उसको प्ले कर देगा ये, ठीक है। इसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट, सॉरी, सॉलिड डिस्क ड्राइव। यानी ये जो है काफी हार्ड होती है, ठीक है। इसके अंदर डाटा लॉस्ट होने का जो मतलब चांसेस है वो काफी लेस रहते हैं। और एक थोड़ी सी बात मैं बताना भूल गया, ये जो डिस्क है ना, डिस्क, इसमें किसी भी टाइप का स्क्रैच पड़ गया ना तो समझ लो कि आपका सारा का सारा डाटा जो है वो लॉस्ट हो गया, आप उसको कभी भी उस डाटा को रिट्रीव नहीं कर पाओगे, इसलिए इसको संभाल के रखना काफी जरूरी है। अब एसएसडी के फीचर्स की बात करें, इसकी स्पीड जो वो काफी ज्यादा होती है, साइज कम होता है, साइज कम होता है, और इसके अंदर डिस्क भी नहीं है जो लगातार घूमती रहती है, इसलिए ये कम पावर यूज करता है। और 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक ये ठीक से वर्क करती है एसएसडी, और ये स्पेस भी काफी कम लेती है, ठीक है। अभी अगर आप लोग हमसे पूछे कि हमें लैपटॉप में
जो मेमोरी है या हार्ड डिस्क है वो HDD लेना चाहिए या SDD? तो मेरा आंसर होगा एस एस SDD। सॉरी स्टूडेंट, ये SDD नहीं, ये SSD है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, ये काफी हार्ड हो रहती है, स्ट्रांग होती है, इसके टूटने के काफी कम चांसेस। चलो अच्छा, मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि हमें अपने लैपटॉप में SSD लगानी चाहिए या फिर HDD। तो मैं तो कहूँगा दोनों ही लगा लो। ठीक है, अगर आप एक लगाना चाहो तो फिर SSD लगाना चाहिए आपको, क्योंकि वो फास्ट होती है। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि जो आपकी SSD है वो एक टाइप से मोटरसाइकिल है, और जो HDD है वो है साइकिल। अब फास्ट कौन चलेगा? साइकिल। मोटरसाइकिल फास्ट चलेगी और साइकिल जो है वो कम स्पीड से चलेगी। ठीक है, किसी भी फाइल को रन करने के लिए अगर आपको जल्दी से चाहिए कि ये फाइल जो जल्द से जल्द ओपन होनी चाहिए, तब आप उस डाटा को, ये फाइल को कहाँ रखो? SSD में। और जो चीजें मतलब जल्दी काम करने से या ना करने से आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उन चीजों को आप कहाँ रख दो? HDD में। ठीक है, तो देखो जैसे वीडियो है, म्यूजिक है, ये कोई फाइल है। अब वीडियो म्यूजिक फाइल थोड़ा लेट भी चलेगा, थोड़ा टाइम लेगा रन होने में, कम स्पीड से चलेगा, तब भी हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजों को आपको कहाँ रखना है? HDD के अंदर। और जिन चीजों को रन करने के लिए मतलब आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द रन हो और किसी भी तरह की लैगिंग ना हो, उन चीजों को आप SSD में रखो। जैसे विंडो 10 है, विंडो 10 को रन करने के लिए कोई गेम्स आपने चलानी है या फिर फोटोशॉप। अब फोटोशॉप पे आप काम कर रहे हो, हैंग करना शुरू हो जाए, ओपन ही ना हो कोई फाइल, कोई चेंज किया वो जल्दी से उसको रिफ्लेक्ट ना करे, तो क्या फायदा फिर HDD का? ठीक है, इस तरह के काम को करने के लिए आप SSD का यूज करें। गेम्स भी आपने देखा, अगर गेम्स ही हैंग करने लग पड़े तो फिर क्या फायदा? कहीं आप उधर वो पबजी खेलना शुरू हो जाए, पबजी आपकी हैंग करने लगे, तो तब तो सामने वाला तो आपको ऐसे ही उड़ा देगा गोली से। ठीक है, तो ऐसा करना है कि जो चीजें आपको फास्ट रन करवानी है वो SSD में रखो, और जो थोड़ी कम स्पीड में भी चलेंगी, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारी चीजें आप HDD में रखो, क्योंकि SSD फास्ट है और HDD जो है वो स्लो है। अच्छा, रैम, रोम, HDD और SSD के बाद हम आगे चलते हैं कैश मेमोरी के ऊपर। कैश मेमोरी वो मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर के सबसे, CPU के सबसे करीब होती है। ठीक है, और इसको क्या होता है, मतलब इसका यूज हम तब करते हैं जब कोई भी फाइल को हम ज्यादातर यूज करते हैं, तो ये भाप जाता है कि इस फाइल को ये यूजर जो काफी ज्यादा यूज करता है तो उसको अपने पास रख लेता है। तो जब भी हम रैम को उस फाइल की जरूरत होती है तो वो हार्ड ड्राइव से नहीं उठाता है, उसको उसको वो कैश से ही ले लेगा। इसको छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसे आप व्हाट्सएप पे कोई मैसेज टाइप करते हैं या गूगल पे कुछ सर्च करना होता है आपने। ठीक है, और पहले भी वो चीज आपने काफी बार सर्च की है, तो अब जैसे थोड़ा सा लिखोगे ना तो आगे ऑटोमेटिकली लिखना शुरू कर देता है वो। ठीक है, तो वो होती है कैश मेमोरी, यानी वो पहले से देख लेते हैं कि यूजर जो ज्यादातर इस वर्ड को या लाइन को टाइप करता है, तो वो ऑटोमेटिकली उस लाइन को वैसे ही मैसेज के अंदर पहले ही दिखाना शो कर देता है कि आगे ये लिखिए। ठीक है, और एक छोटा सा एग्जांपल और देख लो। सपोज अब मेरे को पैसे चाहिए 30,000 रुपया, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? अपना पर्स चेक करूंगा, पर्स में नहीं मिलेंगे तो मैं घर में कहीं अलमारी में रखे होंगे वो चेक करूंगा, वहां नहीं मिले तो मैं जाऊंगा बैंक के पास। ठीक है, तो वो जो आपका बैंक है वो क्या हो गया? हार्ड डिस्क होगी। ठीक है, और रैम आपका हो गया अलमारी, सेकंड ऑप्शन। और सबसे नजदीक क्या था मेरे पास? पर्स, मेरा बटुआ। ठीक है, तो वही होती है कैश मेमोरी। ठीक है, और इसमें फ्रिक्वेंटली यूज की जाने वाली फाइल जो यहाँ पे सेव रहती हैं। इसके बाद हम मेमोरी के टाइप पे आ जाते हैं।
ठीक है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, कहाँ पे हम मतलब रैम रोम के बारे में लिखे और कहाँ पे हम हार्ड ड्राइव पेन ड्राइव इसके बारे में लिखे। ठीक है। तो इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका है ये समझने का, जो प्राइमरी मेमोरी है उसको जो कंप्यूटर है वो यूज करता है, और जो सेकेंडरी मेमोरी है ये यूजर यूज की जाती है, यूजर के द्वारा यूज की जाती है। सेकेंडरी मेमोरी मतलब बैकअप के लिए। ठीक है। सो अगर हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो उसमें एस एस डी, एच डी डी, पेन ड्राइव और फ्लॉपी रहता है। ठीक है। मतलब बैकअप के लिए हम अपने डाटा को कहाँ पे स्टोर करके रखेंगे, सेकेंडरी मेमोरी में। ओके। और कंप्यूटर जिन मेमोरीज को यूज करता है वो ये है, जैसे कैश हो गया, कैश मेमोरी हो गया, फटाफट से फाइल को सीपीयू के पास देके जाता है या रैम के पास। फिर रैम है और फिर रोम है। ठीक है। सो नेक्स्ट हम चलते हैं फ्लॉपी। ये जो फ्लॉपी है सब बहुत स्टार्टिंग में यूज करते थे हम, अभी इसका कोई यूज नहीं करता। ठीक है। ये 6 या 8 MB का डाटा स्टोर करती थी केवल, और जितना डाटा ये अभी मतलब पहले स्टोर करती थी उतना तो हम वैसे ही याद कर लेते हैं। ठीक है। अभी इसका कोई यूज है नहीं। आगे हम ग्राफिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है। ग्राफिक्स बेसिकली ग्राफिक्स कार्ड होता है जिसका काम होता है कलर्स को आइडेंटिफाई करना। जो पिक्चर्स और वीडियो होते हैं उसके अंदर जो कलर है उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरह से सब चीज़ों को अलग अलग करके दिखाना है। ठीक है। इस तरह का होता है ये ग्राफिक कार्ड। इसमें एक फैन लगा रहता है इसको ठंडा करने के लिए। अगर ज़्यादा बड़ा कार्ड है तो उसके लिए हम 2 फैन का यूज़ भी कर लेते हैं। इसका सिंपली काम होता है वीडियो और पिक्चर में जो भी कलर है उनको अलग अलग करके शो करना, ताकि आपकी जो वीडियो क्वालिटी है या पिक्चर क्वालिटी है वो बढ़िया करके दिखे। जीपीयू जैसे कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए उसका ब्रेन होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वैसे ही ग्राफिक्स वीडियो और गेम्स को कंट्रोल करने के लिए ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होती है। ठीक है। और इसका हम ज़्यादातर यूज़ जो है वीडियो पिक्चर या फिर गेम्स में करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, ये देखो यहाँ पे ये अलग कलर का टहनियाँ वगैरह दिखाई गई है, पत्ते ये अलग कलर के, यहाँ पे थोड़ा सा धूप दिखाया है तो सारे पत्ते ही हैं, पेड़ है, सब कुछ दिख रहा है। यहाँ पे व्हाइट कलर का कुछ दिखा रहा है, ये येलो कलर का। तो अलग अलग कलर का ये जो आपको दिख रहा है सब कुछ, ये सारा ग्राफिक्स का ही कमाल है। ठीक है। कि कैसे चीजों को थोड़ा अलग करके दिखाना है। यहाँ पे थोड़ा डार्क ग्रीन दिखाया है, यहाँ पे हल्का थोड़ा हल्का ग्रीन है। ठीक है। अब देखो एक डायग्राम ये है, इसमें देखो यहाँ पे ये धूप है, ये ब्राइट कलर, अब धूप पड़ रही है तो ये ज्यादा ब्राइट कलर के लीफ दिख रहे हैं, ये थोड़ी परछाई जैसी दिख रही है। ये रास्ता है, ये पेड़ है, देखो परछाई की तरह थोड़ा ब्लैक, ये धूप पड़ रही है। तो ये अलग अलग तरह से जो सारे कलर्स को दिखा रहा है जिससे कि पिक्चर क्वालिटी काफी अच्छी आ रही है, वो सारा काम करता है आपका ग्राफिक्स। ठीक है। अब इसको जूम करके जूम करेंगे ना हम, तब भी सब चीजों को मतलब एक प्रॉपर वे से जूम करेगा, ताकि पिक्चर जैसा दिख रहा है या जैसा दिखाना चाहते हैं वैसे ही दिखेगा, ये खराब नहीं होता है जरा भी। ठीक है। अब ये देखो ये पुराने टाइप का जहाज है, ये काफी अच्छे से दिख रहा है क्योंकि इसमें ग्राफिक्स का यूज किया गया इसलिए बढ़िया दिख रहा है। ये मॉडर्न जहाज है, थोड़ा धुंधला दिख रहा है, हल्का नहीं दिख रहा है, मतलब ठीक नहीं दिख रहा है। ठीक है। हल्का दिख रहा है क्योंकि इसमें जो है ग्राफिक्स का यूज नहीं किया गया, इसलिए इन दोनों में मतलब डिफरेंस दिखाई दे रहा है हमें ग्राफिक्स के कारण। अब ग्राफिक्स का यूज ज्यादातर हम गेम्स में करते हैं। ठीक है। ये देखो ये पीछे उतर रहे या जहाज से उतर रहे हैं, ये बंदा है, ये कलर है, रेड कलर है, ये इसके ग्लव्स है, ये सब दिखाया गया है, अलग अलग कलर दिखाए गए। तो ये सारा ग्राफिक्स के जरिए ही यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है। ग्राफिक्स नहीं होगा तो ये सब कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अब यहाँ पे देखो कोई बंदा कूद रहा है, तो जैसे ये कूदेगा तो मैप की तरह वो सारा क्लियर होता जाएगा, जिस जगह पे वो उतरेगा वो ऐसे जूम होता चलेगा और वो सारी जगह प्रॉपर तरीके से दिखाएगा। तो ग्राफिक्स के कारण ही हमें ये सब दिखाई देता है। अब छोटा सा एग्जांपल ये देखो,
अब देखो ग्राफिक्स का एक कमाल है कि आपको गेम खेल रहे हैं, जैसे पबजी है, फ्री फायर, ये कोई भी शूटिंग वाली गेम है, देखो यहाँ जिसको हमें शूट करना है उसको भी दिखा रहा है, ये हमारा लेंस है, हमारा टारगेट यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे हमारी लोकेशन दिखा रहा है, हम कौन सी गन यूज कर रहे हैं वो दिखा रहा है, कितने आदमी मर गए हैं, कितने जिंदा हैं, वो सब कुछ यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो ये सारा ग्राफिक्स के कारण ही हमें ये सब दिखता है। अब किसी को हम हेडशॉट मार रहे हैं तो वो सब भी ये दिखा रहा है, ठीक है, ये गाड़ी दिखा रहा है, ये गन दिखा रहा है, ये सब कुछ। तो ग्राफिक्स के कारण ही हमें ये सब कुछ देखने को मिलता है। गेम जो है ग्राफिक्स के बिना पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। इन ग्राफिक्स के कारण ही हमारी गेम्स अच्छे से चलती है। जितना ज्यादा मतलब ग्राफिक्स हो, 6 GB 4 GB, जितना साइज उसका ज्यादा होगा उतना ही बढ़िया इसकी क्वालिटी रहेगी, ठीक है। तो बस फ्रेंड इतना ही है, देखते हैं आगे। ओके बाय, थैंक यू।